हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप गाइस? आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक प्रीवियस टॉपिक को याद कर लेते हैं आज। और वो प्रीवियस टॉपिक था कि यदि हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रख देते थे तो क्या होता था। वो करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स लगता था, वह एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता था और उस फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड कर लेते थे। ठीक है ना? तो उसी बेस पर आज का टॉपिक है। और आज का टॉपिक ये है कि हम यदि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे एक कॉइल रख देते हैं, एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख सकते हैं या फिर हम सर्कुलर कॉइल रख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कॉइल को हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं। सपोज ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी स्ट्रेंथ बी है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम वेक्टर बी से शो कर दिए। अब हम यहां पर एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखते हैं। तो देख लेते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस टाइप से ये जिसकी साइड्स हैं, इसको हमने ऐसा रख दिया। ठीक है, अंदर इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक, जब ऐसे रख दिए तो अब इसको यहां पर कैसे बनाएंगे हम, तो उसको मैं देख लेता हूं। सपोज ये और वो ऐसा रखा हुआ है, ऐसा नहीं, ऐसा रखा हुआ है। पर अब हम देख रहे हैं इसको यहां पर है, जो हम डायग्राम में बनाएंगे तो उसको हम वैसे बना नहीं पाएंगे, इसलिए हमने ऐसा उसको बना दिया। और ये है पी क्यू आर एस रेक्टेंगुलर कॉइल। सपोज इस कॉइल की लेंथ है स्मॉल एल और इसकी ब्रेथ है बी, ये वाली ब्रेथ। अब ये इस टाइप से रखा हुआ है। सपोज इसमें करंट की डायरेक्शन पी से क्यू की है इस पर, और इसमें क्यू से आर की ओर है, इसमें आर से एस की ओर है, इसमें एस से पी की ओर, ये करंट की डायरेक्शन है। अब इसमें चूंकि करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है, तो इसमें निश्चित रूप से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्योंकि इससे जस्ट पहले वाले एक लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यदि हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो उस पे फोर्स लगता है, और उस फोर्स का हमने डेरिवेशन भी डिराइव किया था। और वो फॉर्मूला था वेक्टर एफ इक्वल आई एल क्रॉस बी, जहां पर एल उस कंडक्टर की लेंथ थी और बी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इस रेक्टेंगुलर लूप के एसपी आर्म के बारे में कंसीडर करते हैं हम। इस एसपी आर्म में एस से पी की ओर करंट फ्लो हो रहा है। हम यहां पर देख सकते हैं, इससे हम समझेंगे, ये हम P लिए हैं और इसको Q लिए हैं, ये फ्रंट वाली साइड है और ये है R, इधर S, तो S ये ऊपर है, ये इस साइड ऐसी, ये थोड़ा सा ऐसे झुकी हुई है, पूरी इससे परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसी थोड़ी झुकी हुई है। तो सबसे पहले हम देखें कि करंट इस पे S से P की ओर फ्लो हो रहा है, मीन्स ऐसे बाहर की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर, उधर, इधर से उधर की ओर। तो हम यहां पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। हम अपने लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर और मिडिल फिंगर और थंब को ऐसे फैलाते हैं कि यदि ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है और ये मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को शो करती है उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले, तो ये जो थंब है वो उस कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो हम यहां पर अप्लाई करके देखते हैं। करंट की डायरेक्शन हमने ऐसी देख ली, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है, कि जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में थंब की ओर ऐसी इस टाइप से लगेगा। तो इस पर फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, इधर की ओर फोर्स लग रहा है, ऐसा। तो आर्म एसपी पर लगने वाला फोर्स ऊपर की ओर होगा। सपोज इसको हम लिखते हैं F1, वेक्टर F1। तो इस वेक्टर F1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां होगा वेक्टर F1 इक्वल आई, और उस ये जो आर्म है, ये कंडक्टर है, अब इसकी लेंथ कितनी है SP, इसको हम B भी लिख सकते हैं, स्मॉल b, पर हमें भी यहाँ SP लिखते हैं। तो SP और उसका एरो लगाएंगे क्योंकि यहां पर एरो है, उसके बाद क्रॉस हो जाएगा वेक्टर बी, तो ये इतना फोर्स लगेगा उसको ऊपर की ओर, इधर। ठीक है ना?
अब ये जितनी लेंथ की है उतनी ही लेंथ की ये है, ये नीचे वाली आर्म, और उसमें डायरेक्शन, और इसमें करंट की डायरेक्शन क्यू से आर की ओर हो रही है। तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो देखना है। तो हम फिर इसी से फाइंड यहाँ पर समझते हैं उसको। तो अब देख रहे हैं ये क्यू है जो ये बाहर की ओर है, आर उधर अंदर की ओर ये है, तो इस पर डायरेक्शन करंट की ऐसी होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है, तो आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये करंट की डायरेक्शन। तो फोर्स इसको डाउनवर्ड, ये अंगूठा है जो ना, ये थंब है, उसकी डायरेक्शन में इस टाइप से लगेगा नीचे की ओर। तो इस पर फोर्स हम नीचे की ओर लगते हैं, ठीक है ना। तो क्यू आर जो आर्म है उस पर नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, सपोज इसको हम लेते हैं F2। तो इस पर लगने वाले फोर्स F2 का फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर F2 इक्वल I, और इसकी लेंथ कितनी है, क्यू आर है, क्यू आर इस पर हम लगा देंगे एरो यहां से, और यहां पर वेक्टर B। तो ये हुआ नीचे की ओर लगने वाला फोर्स। अब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि ये फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है और ये फोर्स नीचे की ओर, और अगर हम दोनों को मिला देते हैं ऐसे, तो दोनों की लाइन ऑफ फोर्स सेम है, मतलब एक ही है। तो और इन दोनों फोर्स इक्वल लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर एक नीचे। तो इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि उनकी लेंथ इक्वल है, ठीक है ना। अब वैसे ही यहां पर भी लग सकता है, यह पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, सभी पॉइंट्स पे लगेंगे ऊपर की ओर आर्म जो है रखी है। वैसे ही नीचे की आर्म में भी सभी पॉइंट्स पर फोर्स लगेंगे। तो टोटल फोर्स ऊपर वाला और नीचे की ओर यहां इस पर लगने वाला टोटल फोर्स नीचे की ओर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अब इन आर्म्स पर नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। नेट फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। नहीं तो आप पूरा फोर्स ही बोल दो कि जीरो हो रहा है, इस पर लगने वाला जीरो नहीं, इस पर अलग से फोर्स लग रहा है F1 और इधर नीचे अलग से फोर्स लग रहा है F2। अब हम बात करते हैं PQ आर्म की और RS आर्म की। तो फिर हम इसी डायग्राम से समझेंगे कि यहां पर P है, नीचे Q है, और इसमें करंट की डायरेक्शन नीचे है, ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, और ये ऐसी रखी हुई है। तो हम फिर से यहाँ पर फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से ऐसा लगाएंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, नीचे करंट की डायरेक्शन, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड बाहर की ओर ऐसा लगेगा। तो अब यहाँ पर आउटवर्ड शो करने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, तो आउटवर्ड शो करने के लिए हम ऐसा रख दिया उसको, ठीक है ना। तो ये बाहर की ओर लगेगा। सपोज इस पर लगने वाले फोर्स को हम क्या लिखते हैं, F3। तो यहाँ इस पर लगने वाला जो वेक्टर फॉर्म है फोर्स का वो वेक्टर F3, और यहाँ I, और इसकी लेंथ कितनी है PQ, और उसका ऊपर एरो रहेगा, और उसके बाद वेक्टर B। अब ये PQ की वैल्यू अब हम रख सकते हैं यहाँ पर। हमने इन में क्यों नहीं रखा, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो लिखने से क्या मतलब है, इसलिए हमने ऐसा किया। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये इसकी वैल्यू है L, ये है ना इसकी लेंथ L, और वेक्टर B हो गया। अब ये वेक्टर F3 की इक्वल है, इसको हम, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला यहां पर रख देंगे। तो अब जो हमें स्केलर फॉर्म मिलेगा इस फोर्स का वो F3 इक्वल I, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा LB साइन थीटा, जहां पर जो थीटा है ना, ये L की डायरेक्शन नीचे है और B की डायरेक्शन ऐसी है, इन दोनों के बीच पे का एंगल है। इसकी लेंथ की डायरेक्शन नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो यहां थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो फिर F3 की वैल्यू क्या होगी, ILB साइन 90 डिग्री, और इसको हम लिख सकते हैं F3 ILB, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो ये एक फॉर्मूला हमने इसको डिराइव कर लिया। तो अगर हम ये जो फर्स्ट है इसको हम फर्स्ट लगा सकते हैं, इस सेकंड को हम इसको सेकंड लगा सकते हैं, इसको हम थर्ड कर दें, इक्वेशन इसको हम क्या कर दें, थर्ड कर दें। अब हम इस पर बात करेंगे, इस पर कितना फोर्स लगेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। फिर हम ऐसे ले लेते हैं, तो इस पर करंट ऊपर की ओर फ्लो है, R से S की ओर ऐसा, तो करंट, इसकी लेंथ की डायरेक्शन भी ऐसी होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है, तो दोनों परपेंडिकुलर है ना, ये अपवर्ड है और ये राइट वर्ड है, ठीक है ना। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसमें यहां पर भी B और
एल की, ये एल है ना, ये एल है, तो बी और एल के बीच की डिग्री क्या हो जाएगी 90 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूला से F3 नहीं, अब इसको हम लिखेंगे F4। तो वेक्टर F4 आई और उसकी लेंथ भी L ही है, तो वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B हो जाएगी। क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एल बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा F4। अब ये F4 इक्वल क्या हो जाएगा, ये थीटा की वैल्यू कितनी बताई हमने यहाँ पर 90 डिग्री, तो आई एल बी साइन 90। अब हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री इक्वल क्या होता है 1। तो ये हमारा फोर्स हुआ इस पर। अब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, डायरेक्शन देखो, ये करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये फोर्स की डायरेक्शन इधर अंदर की ओर लगे। तो इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर अंदर की ओर होगी, ऐसा। ठीक, ये इसकी डायरेक्शन, इसको हम फोर्थ इक्वेशन ले लेते हैं। अब हम देख रहे हैं यहां पर इन दोनों की लेंथ पी क्यू और आर एस की लेंथ इक्वल है, और इन पर फोर्स, फिर इस पर बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, इस पर अंदर की ओर फोर्स लग रहा है ऐसे, इस पर बाहर की ओर ऐसे फोर्स लग रहा है, इस पर अंदर की ओर ऐसे फोर्स लग रहा है, यहां फोर्स लग रहा है इस पर, और इस पर यहां फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों फोर्स, इसको इसको ये वाला फोर्स इधर खींचेगा, इसको ये वाला फोर्स इधर खींचेगा, इस वाले को इधर। तो ये जो है ना दोनों फोर्स इक्वल लग रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, और इनकी जो लाइन ऑफ फोर्स है वो सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों फोर्स का नेट फोर्स इक्वल 0 नहीं होगा, क्योंकि इनकी लाइन ऑफ फोर्स इधर ऐसी जा रही है और इधर ऐसी, लाइन ऑफ फोर्स अलग अलग है, ठीक है ना, इसलिए यहां पर 0 नहीं होगा। तो फिर इनका नेट फोर्स जो है अपोजिट लगेगा, और वो इस कॉइल को ऐसा करके और ऐसा घुमाएगा, ये दोनों फोर्स मिलके इसको घुमा देंगे, रोटेट करा देंगे। जब ये रोटेट होगा तो और रोटेट होता जाएगा, ऐसे रोटेट होगा। अब ये इनर्शिया के कारण ऐसे आके खड़ा नहीं हो जाएगा, इनर्शिया के कारण थोड़ा ऐसा हो जाएगा, तो फिर वो इधर आएगा ये, फिर उसके बाद ऐसे 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 ये घूमता जाएगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, इस टाइप से घूमेगा ना। और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज से, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होती तो ऐसी, एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसी 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 ऐसी, ठीक है ना। तो ये रोटेट करने लगेगी कॉइल, क्यों, क्योंकि यहां पर दो फोर्स लग रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में। इसको हम बोलते हैं ना कि जब दो फोर्स लगते हैं उसको हम पेयर बोलते हैं, तो पेयर ऑफ फोर्स लग रहा है यहां पर, ये पेयर ऑफ फोर्स कॉइल को रोटेट कराता है, और जब ये रोटेट करेगा, कॉइल रोटेट करेगी, तो यहां पर जो इफेक्ट होता है ना, यहां बहुत ध्यान से सुनना है आपको, जो रोटेशन है ना, रोटेशन के इफेक्ट को हम बोलते हैं टॉर्क। समझ में आ गई बात, रोटेशन के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो वो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, तो उसको हम देखेंगे, जो टॉर्क है ना उसको हम टाउ से शो करते हैं, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है, आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, और 11th क्लास में टॉर्क ये पढ़ा है कि यदि दो फोर्स किसी भी एक कंडक्टर को या फिर किसी भी बॉडी को रोटेट करा रहे हैं और दोनों फोर्स इक्वल हैं, तो उनका जो टॉर्क होता है ना, दोनों फोर्स में किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्सों की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम लिखते हैं यहां पर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्सेस। तो ऐसे रखें हम, एक इधर अंदर की ओर लग रहा है, एक इधर बाहर की ओर लग रहा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर मैं मिटा देता हूं, यहां ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे हमने ऐसा रखा था तो वो ऐसा घूमने लगा था ना, अगर हम इसको ऐसे रख दें तो वो ऐसा घूमने लगेगा, ऐसा, ठीक। अब उसके बाद इस स्थिति में ऐसी पहुंची, देख रहे हो, समझ रहे हो ना, ये स्थिति में ऐसी पहुंची, इस कंडीशन में ये जो है ना, ये
आप देख रहे होंगे कि इसकी ये ब्रेथ और ये इस आर्म और ये आर्म आपकी तरफ से कोइंसाइड लगी होंगी, तो ये दोनों कोइंसाइड हो गई यहाँ पर। इस पोजीशन को हम देख रहे हैं यहाँ पर। ये इस पर एक फोर्स कितना लग रहा था, उधर उधर साइड लग रहा था, एक फोर्स लग रहा था नीचे की ओर लग रहा था ऐसे। तो इस पर उधर अंदर की ओर लग रहा था, अब अंदर वाले को हमने ऐसे पलटा दिए तो वो ऐसा लगने लगा, ऊपर दिख रहा है वो, और इस पर नीचे दिख रहा है। जबकि ऐसे करते तो ये बाहर दिखता और ये अंदर की ओर। तो ये दोनों फोर्स हैं, इसको हम पीछे बढ़ाते हैं ऐसा, और ये पॉइंट है हमारा। चलो ये इसको क्या ले लिया हमने, क्यू आर ले लिया, फ्रंट वाला ये वाला। तो अब ये फोर्स है, इसकी जो लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन इधर है, इसकी लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है, बढ़ाते हैं तो इन दोनों की जो है इनका ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, और यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के बाद हम यहां पर रख दें। ये एंगल है, ये कितना है, थीटा। ठीक, ये थीटा है। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, इसको सपोज हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लें सी। तो इस पे आप देख रहे हैं हमको क्यू सी निकालना है, तो यहां पर ले लो डायरेक्ट साइन थीटा। ये थीटा है, ये थीटा है। अब साइन थीटा से हम क्या करेंगे, साइन थीटा का इक्वल क्या होता है, यहां पर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां परपेंडिकुलर तो ये है, इसको हम क्या लिखेंगे, क्यू सी लिखेंगे, और इसका अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यहां पर बी है तो हमने बी लिख लिया। अब यहां क्यू सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी साइन थीटा आ जाएगी। इस परपेंडिकुलर की लेंथ हमको मिल गई, और यही लेंथ इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अब इस फॉर्मूला में रख देंगे तो टाउ इक्वल कितना हो जाएगा, यहां पर एफ की वैल्यू कितनी है, ये अब ये F3 और F4 की इक्वल है, तो इनको सिर्फ F की वैल्यू करें और इनको लिखते हैं हम ILB, दोनों फोर्सों में से एक का, और इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है B साइन थीटा हो गया। इसको हम थोड़ा सा अरेंज करें तो टाव इक्वल कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा ILB और उसके बाद कैपिटल B और साइन थीटा। अब देख रहे हो यहां लेंथ है और ये ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल क्या होता है, एरिया होता है। तो ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। अब तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं एरिया कैपिटल ए सी, और ये हो जाएगा बी साइन थीटा, और ये है टाउ। तो ये हमारा एक इंपोर्टेंट फॉर्मूला आ गया, तो इसको हम लिख देंगे फिफ्थ। यदि हम एक रेक्टेंगुलर फ्रेम या फिर सिलेंड्रिकल फ्रेम लेके, और ये जो कॉइल है इसको हम जिस मटेरियल से कॉइल बनाए हैं उस मटेरियल के वायर्स को कई बार ऐसे वाउंड कर करके और ये एक कॉइल शेप दिया है, तो ये जो कॉइल है अब यहां पर एक टर्न ना होके और यहां बहुत सारे टर्न्स हैं, तो हम सपोज इनके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको हम कैपिटल एन से शो करते हैं। तो इक्वेशन 5 बन जाएगा टाउ इक्वल एन आई ए बी साइन थीटा। सपोज ये इक्वेशन है 6th नंबर का इक्वेशन। अच्छा, इस इक्वेशन में देख रहे हो आप, ये जो कैपिटल एन है ये नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल की, आई करंट फ्लो हो रहा है, और एक और ये ए है जो इस रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया है। इन तीनों को हम ये एक वैल्यू शो करेंगे ये सब, और इन सब को हम एक दूसरे लेटर से यहां पर रिप्लेस कर देते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगा टाउ इक्वल एम बी साइन थीटा। अच्छा, ये जो स्मॉल एम है ना, यहां पर हम इसको इस रेक्टेंगुलर कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं, तो ये जो m की वैल्यू होगी वो एन आई ए के इक्वल होगी। अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है ये। फिर से इक्वेशन 6 पर आ जाते हैं। इस इक्वेशन 6 में यहां साइन थीटा है, ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है, एक्चुअली ये जो थीटा है ना
ये ए मीन्स ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। अब आप देख रहे होंगे कि इस जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसके एरिया की भी कोई डायरेक्शन होती है क्या? तो होती है, बट इस रेक्टेंगुलर कॉइल के एरिया की डायरेक्शन क्या होगी हम यहां पर आप कुछ देख। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसको ये इस टाइप से देख रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है। तो इस रेक्टेंगुलर कॉइल की एरिया तो ये है, इसके अंदर जो रेक्टेंगुलर शेप है इसके अंदर का पूरा एरिया रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया है, ठीक है ना। तो ये एक प्लेन है, ये एरिया। तो इस प्लेन या फिर इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? तो हम यहां पर देखते हैं, याद रखना है आपको आज से कि कोई भी एक एरिया या फिर प्लेन है तो इस प्लेन की डायरेक्शन होती है जस्ट इसके परपेंडिकुलर, इस टाइप से। ऐसा आप देख रहे हैं, ये एरिया इस डायरेक्शन में इस प्लेन के एरिया की डायरेक्शन होगी। अब हम इस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। फर्स्ट केस, इफ थीटा इक्वल 0 डिग्री मीन्स ये एंगल 0 हो जाए। तो एंगल कब 0 होगा कि इसका जो एरिया है या फिर इस रेक्टेंगुलर सरफेस का प्लेन है उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अब यहां कैसे होगा? तो हम यहां पर ये दिख रहे हैं, इससे समझेंगे हम। तो ये सेम होंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर है ना, तो अब इसकी डायरेक्शन भी ऐसी होना चाहिए। देख रहे हो आप, ऐसी पहले देखो, ये ऐसी होना चाहिए। मींस कब ये जो एरिया है, मींस कब इस प्लेन की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की सेम होगी? जब कॉइल इस टाइप से रखी होगी। तो ये कॉइल कैसी रखी है? ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड की जस्ट परपेंडिकुलर रखी हुई है। जब ये कॉइल परपेंडिकुलर रखी होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तब उस कंडीशन में इसकी जो प्लेन की डायरेक्शन है या एरिया की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। तब यहां पर टॉर्क कितना होगा? तब टॉर्क टाउ इक्वल हो जाएगा इस इक्वेशन 6 से, यहां एन आई ए बी साइन 0 डिग्री, और हम जानते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है, तो फिर टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब इसमें कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हैं हम। टॉर्क 0 हो रहा है मतलब उसको घुमाने वाला जो फोर्स है जो भी वहां पर लग रहा है उसकी नेट वैल्यू 0 हो रही है। तो कब होगी वो हम देख रहे हैं। कब होगी? जब हमको इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं, तब ये टॉर्क 0 होता है। अब टॉर्क 0 क्यों हो जाता है, मीन्स वो उस कंडीशन में टॉर्क 0 क्यों हो रहा है? हम देख रहे हैं कि इसको दो फोर्स लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में लगेगा और दूसरा इस डायरेक्शन में लगेगा। जब इसको हम दोनों साइड से खींचेंगे तो ये किसी भी साइड नहीं खींचेगा या फिर ये घूमेगी भी नहीं ये कॉइल। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो दोनों फोर्स आउटवर्ड लग रहे हैं, इस साइड और इस साइड, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को 0 कर रहे हैं, तो ये कॉइल घूम नहीं रही है, ठीक है ना। तो टॉर्क कब 0 होता है? जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में हो। अब उसके बाद हम सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस, इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री। थीटा इक्वल जब 90 डिग्री रखेंगे तो इस इक्वेशन में हम रखेंगे, तो इक्वेशन टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? टाउ इक्वल एन आई ए बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो टाउ इक्वल कितना हो जाएगा? एन आई ए बी, और इसकी वैल्यू 1, और ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये वैल्यू मैक्सिमम है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब आई? जब हमने थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखी। तो अब हम यहां समझते हैं कि वो इसको कैसे रखे होंगे, वो कॉइल कैसी रही होगी उस कंडीशन में। तो हम जानते हैं कि इस कॉइल की जो प्लेन की डायरेक्शन है इसके जस्ट परपेंडिकुलर होती है। तो ये डायरेक्शन है उसकी, ये वाली डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर जब कब होगी? जब ऐसे आके और इसको हम ऐसे रख देंगे, तो ये इसकी डायरेक्शन आपकी तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ है। तो अब दोनों परपेंडिकुलर हैं, आप देख सकते हैं इसे, ठीक है ना।
तो जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड की पैरेलल रखी हुई होती है तब इस पर जो टॉर्क है वो मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि इसको इधर एक फोर्स लगेगा और उधर फोर्स, इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा टॉर्क लगेगा और यहां पर ये घूमेगा। इस कंडीशन में इसको ज्यादा घूमेगा, इस टाइप से घुमा देगा वो टॉर्क। ठीक है ना? तो ये हमने मैक्सिमम टॉर्क के लिए फॉर्मूला देख लिया। अगर हम इक्वेशन 6 का वेक्टर फॉर्म फाइंड करना चाहें तो हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें हम वेक्टर टाउ लिखेंगे, एन आई ये तो कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अगर हम इसका फाइंड करना चाहें इसका, तो फिर ये हो जाएगा वेक्टर टाउ इक्वल वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया ना? मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स।